नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपीएसी के दफ्तर पर रेड पड़ी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कंपनी के एक कर्मचारी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर्मचारी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर की कंपनी आईपीएसी गोवा चुनाव में टीएमसी के लिए काम कर रही है। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को पोरबोरियम के कई बंगलों में छापामार कार्रवाई की है। यहां 8 बंगले आईपीएसी ने किराए पर ले रखे हैं। आईपीएसी के गिरफ्तार कर्मचारी का नाम विकास नागल बताया जा रहा है। नागल हरियाणा का रहने वाला है और वो गोवा चुनाव के लिए आईपीएसी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जांच 2 दिशाओं में चल रही है। एक तरफ ये पता लगाया जा रहा है कि ड्रग्स कहां से खरीदे गए थे और दूसरा क्या कोई अन्य सदस्य भी इसका सेवन कर रहा था। बता दें कि गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। पिछले करीब 2.5 साल से टीएमसी के लिए रणनीति तैयार कर रहे प्रशांत किशोर गोवा में पार्टी का काम संभाल रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर और टीएमसी के बीच रिश्तों में भी खटास की खबरें सामने आई थीं। ये पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर की किसी पार्टी से रिश्तों में खटास आई हो। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान से पहले नेताओं में जुबानी जंग शुरू है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की। हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर अब कांग्रेस का जवाब आ गया है, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा था राहुल गांधी को लेकर। आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फुटाया तो फुटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि क्या हमने कभी प्रूफ मांगा है कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। अपने इस बयान को हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है, लेकिन अब इसे लेकर विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। सुरजेवाला ने लिखा है, हार सामने से देख असम के मुख्यमंत्री ने मानसिक संतुलन खोकर राजनीतिक दिवालियेपन की सब हदें पार कर ली है। अब मोदी जी की निष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पार्टी को गाली देना शुरू कर दिया है। ये हेमंता शर्मा के छिछोरेपन व घटिया सोच का सबूत है। हेमंता बिस्वा शर्मा की इस टिप्पणी के बाद से राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। 2 दिन बाद यानी कि 14 फरवरी को उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस इस बयान को मुद्दा बना रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस दौरान कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर भी टिप्पणी की। टिप्पणी करते हुए शर्मा ने कहा कि मैंने सुना है कि कॉलेज और स्कूल में हमको हिजाब पहनकर जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी पहन के जाइए, लेकिन आप स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर जाएंगे तो कल हिंदू भाई भी बोलेंगे कि हमको यह पहनकर जाना है। अरे भाई, स्कूल और कॉलेज पढ़ने के लिए होता है, कोई फैशन शो के लिए नहीं होता है। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। यूपी सरकार के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस राज्य शासन वापस ले, वरना हम इसे रद्द कर देंगे। सीएए के खिलाफ साल 2019 में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने हर्जाना वसूली के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नया मोड़ आता दिख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित कानून के विपरीत थी, लिहाजा इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने में खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है, लिहाजा वो ये कार्रवाई वापस लें। कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम इसे रद्द कर देंगे। यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 एफआईआर दर्ज की गई और इनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए। इनमें से 236 में वसूली के आदेश पारित किए गए थे, 38 मामले बंद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर सुनवाई की है, ये याचिका परवेज आरिफ टीटू की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नोटिस एक व्यक्ति के खिलाफ मनमाने तरीके से भेजे गए हैं, जिसकी मौत 6 साल पहले 94 साल की उम्र में हो गई थी। 90 साल से अधिक उम्र के 2 लोगों समेत कई और भी लोगों के खिलाफ इस तरह के नोटिस भेजे गए हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि यह सिर्फ एक सुझाव है। यह याचिका केवल एक तरह के आंदोलन या विरोध के संबंध में दिसंबर 2019 में भेजे गए नोटिसों के एक सेट से संबंधित है। आप उन्हें एक पेन के स्ट्रोक से वापस ले सकते हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में 236 नोटिस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। दैनिक केस का आंकड़ा घटकर अब 50,000 पर आ गया है। हालांकि मौत का दैनिक आंकड़ा अभी भी टेंशन दे रहा है। मौत के आंकड़े में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 50,407 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन के मुकाबले नए केस में करीब 8,000 की कमी दर्ज की गई है। एक दिन पहले 58,077 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। वहीं मौत के आंकड़े में उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में 804 लोगों की कोरोना से जान गई है। वहीं एक दिन पहले मौत का यह आंकड़ा 657 दर्ज किया गया था। बीते एक दिन में 1,36,962 लोग कोरोना से रिकवर होने में भी सफल रहे हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,25,86,544 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 5,07,981 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,14,68,120 लोग ठीक होने में भी सफल रहे हैं। वहीं 6,10,443 सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज जारी है। राज्यों की बात करें तो केरल में नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। केरल में शुक्रवार को 16,012 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 27 लोगों की कोरोना से जान गई है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 5,455 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। यहां 63 और लोगों की मौत हो गई। गुजरात में बीते दिन 1,883 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जबकि 14 लोगों ने यहां भी दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 2,612 नए केस सामने आए। इस दौरान यहां 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। 11 फरवरी तक देश भर में 1,72,29,47,688 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। बीते दिन देश में 46,82,662 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। फरवरी का आधा महीना तकरीबन बीत चुका है और उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिली है। उत्तर भारत में एक बार फिर सर्द हवाएं चलने लगी हैं। यूं तो दिन चढ़ने के साथ ही सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से ठंड का एहसास भी हो रहा है। सुबह और शाम के वक्त यहाँ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं सुबह और शाम के समय घना कोहरा भी छाया रहेगा। राजधानी दिल्ली के तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड कम होगी और लोगों को राहत मिल सकती है। दिल्ली में दिन में अधिकतम तापमान सामान्य
24 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। इस बीच न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन शाम में ठंड बढ़ सकती है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य में भी घना कोहरा रहने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटे में सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं पूर्व उत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, दक्षिण भारत के तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहाँ मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि आसमान में धूप खिली रहेगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि 15 फरवरी को फिर से बर्फबारी और ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। रुक रुक कर हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर में ठंड में इजाफा किया। हालांकि ठिठुरन भरी ठंड अब खत्म हो गई है। फिलहाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।